नमस्कार। सोचिए, आजादी के ठीक बाद का भारत। एक नया देश, एक चौराहा और सामने एक बहुत बड़ा सवाल। देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कौन सा आर्थिक रास्ता चुना जाए? ये कहानी है भारत के उसी साहसिक, महत्वाकांक्षी और विवादास्पद प्रयोग की, जिसे हम नियोजित विकास या प्लान्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। एक तरफ तो भाखड़ा नांगल जैसे बड़े बड़े बांधों का सपना था, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया। ये तरक्की और ताकत के प्रतीक थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था, एक बहुत गहरा सवाल कि इन बड़ी बड़ी योजनाओं का फायदा आखिर किसे मिल रहा था। और बस यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली संघर्ष। तो सबसे पहले इसी शब्द को पकड़ते हैं, विकास। हम सब ये शब्द रोज सुनते हैं, बात करते हैं, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? जैसा कि हम अभी देखेंगे, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। इस पूरी बहस को समझने के लिए चलिए सीधे चलते हैं ओडिशा। जब दुनिया भर में स्टील की मांग बढ़ी, तो ओडिशा, जिसके पास भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का भंडार था, अचानक से बहुत जरूरी हो गया। और वहीं एक बहुत बड़े स्टील प्लांट का प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, एक ही प्रोजेक्ट था, पर उसे देखने के नजरिए कितने अलग थे। सरकार और उद्योगपतियों के लिए ये तरक्की की निशानी थी, पैसा आएगा, नौकरियां मिलेंगी, विकास होगा। लेकिन वहां रह रहे आदिवासी समुदायों के लिए ये उनके घरों और रोजगार पर एक सीधा खतरा था। और वहीं पर्यावरणविद एक अलग ही तरह की तबाही की चेतावनी दे रहे थे। और ये हमें उसी बुनियादी सवाल पर वापस ले आता है, जो आज भी उतना ही जरूरी है। आखिर ये विकास किसके लिए है? जब एक की तरक्की दूसरे का नुकसान बन जाए, तो ये कौन तय करेगा कि किसकी जरूरत ज्यादा अहम है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ये सारे बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे। भारत एक नया नया देश बना था और उसके नेताओं को अपने आर्थिक भविष्य के लिए एक मॉडल चुनना था। उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पर दो ही बड़े मॉडल चल रहे थे। एक था अमेरिका और यूरोप का पूंजीवादी मॉडल, जो कहता था कि सरकार को दखल नहीं देना चाहिए, बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए। और दूसरा था सोवियत संघ का समाजवादी मॉडल, जिसमें सरकार ही अर्थव्यवस्था का हर छोटा बड़ा फैसला लेती थी। तो भारत ने कौन सा रास्ता अपनाया? देखिए, प्रधानमंत्री नेहरू समेत कई बड़े नेता सोवियत मॉडल से बहुत प्रभावित थे। उनका मानना था कि गरीबी मिटाने और बराबरी लाने जैसे बड़े काम सिर्फ उद्योगपतियों और किसानों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। नहीं, इसके लिए सरकार को खुद आगे आकर एक बड़ी और मजबूत भूमिका निभानी होगी। पर भारत ने ऐसा नहीं किया कि किसी एक मॉडल को उठाकर अपने कॉपी कर लिया हो। नहीं, भारत ने अपना एक अलग ही रास्ता बनाया, एक बीच का रास्ता, जो सरकारी नेतृत्व वाली योजना यानी प्लानिंग के इर्द गिर्द बना था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो प्लानिंग का आइडिया था, वो सिर्फ समाजवादियों का नहीं था। 1944 में देश के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया। उनका भी यही मानना था कि सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। तो चाहे लेफ्ट हो या राइट, ज्यादातर लोग इस बात पर सहमत थे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग जरूरी है। और इसी सोच के साथ जन्म हुआ पंचवर्षीय योजनाओं का। यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जो अखबारों की सुर्खियों में छाया रहा। इसने देश को विकास के एक नए दौर में ले जाने का वादा किया। अब इतने बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक मशीनरी भी तो चाहिए थी, है ना? तो दो बड़ी चीजें बनाई गईं। पहला, मार्च 1950 में बना योजना आयोग, जिसके मुखिया खुद प्रधानमंत्री थे। और दूसरा, सोवियत संघ की तर्ज पर भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई, जो अगले 5 साल के लिए सरकार की कमाई और खर्च का पूरा ब्लूप्रिंट होती थी। जरा उस दौर के डाक टिकटों को देखिए। ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं, ये तो जैसे भविष्य के भारत से भेजे गए पोस्ट कार्ड है। बड़े बड़े बांध, विशाल कारखाने, ये उस उम्मीद भरे आधुनिक और औद्योगिक भविष्य की तस्वीरें हैं जिसे बनाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इस बड़ी सी योजना के अंदर भी एक और बहस छिड़ी हुई थी। एक बहुत बड़ा सवाल, प्राथमिकता किसे दी जाए, खेती किसानी को या फिर बड़े बड़े कारखानों को? और इसी बहस की वजह से पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 में आई, उसका मूल मंत्र था धैर्य, आराम से चलो। योजना बनाने वालों को लगा कि देश को गरीबी के जाल से निकालने के लिए धीमी और स्थिर शुरुआत की जरूरत है। इसलिए सारा जोर दिया गया कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। बंटवारे की वजह से खेती को बहुत नुकसान पहुंचा था, इसलिए उस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी था।
बांध और सिंचाई पर खूब पैसा लगाया गया, जैसा कि इस ट्रैक्टर वाले डाक टिकट से भी जाहिर होता है। लेकिन फिर आई दूसरी योजना और यहाँ सब कुछ बदल गया। धैर्य की जगह अब ले ली थी रफ्तार ने। लक्ष्य था जल्दी से जल्दी देश में बड़े बड़े बदलाव लाना। अब सारा ध्यान खेतों से हटकर भारी उद्योगों पर आ गया था। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन का टिकट है, ये उसी सोच का प्रतीक है। सरकारी कंट्रोल में बिजली, रेलवे, स्टील और मशीनरी का विकास। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, यही है पूरी कहानी का सार। आप साफ साफ देख सकते हैं कि दूसरी योजना में उद्योग और ऊर्जा को कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा मिला, जबकि कृषि का हिस्सा काफी कम हो गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का गियर ही बदल दिया गया हो। इस इंडस्ट्री फर्स्ट अप्रोच के नतीजे बहुत दूर तक गए। हाँ, तरक्की तो हुई, लेकिन साथ ही साथ समाज में गहरी दरारें भी पैदा हो गईं। आलोचकों ने इसे दो भारत की कहानी कहना शुरू कर दिया। तो कीमत क्या चुकानी पड़ी? देखिए, जैसे जैसे सारा पैसा इंडस्ट्री में जाने लगा, खेती किसानी पिछड़ने लगी, देश में अनाज की कमी का डर सताने लगा और आलोचकों ने ये कहना शुरू किया कि इन योजनाओं में एक शहरी पूर्वाग्रह है, यानी वो शहरों की ज़रूरतों को गांव की ज़रूरतों से ऊपर रख रही थी, जहां देश की ज़्यादातर आबादी रहती। ये कार्टून उस दौर की आलोचना को एकदम सटीक तरीके से दिखाता है। देखिए, एक तरफ है केंद्रीकृत योजना नाम का योद्धा जो दिल्ली में बैठकर योजना बना रहा है, और दूसरी तरफ है गांव की हकीकत, और दोनों के बीच एक गहरी खाई है जिसे वो पार नहीं कर पा रहा। ये इस बात का प्रतीक था कि योजना बनाने वालों और आम लोगों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। तो जब इस टॉप डाउन अप्रोच की इतनी आलोचना होने लगी, तो कुछ दूसरे मॉडल भी सामने आने लगे जो इस तरीके को सीधी चुनौती दे रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था केरल मॉडल। ये एक बिल्कुल अलग सोच थी। जहां देश की योजना बड़े बड़े उद्योगों पर ध्यान दे रही थी, वहीं केरल ने अपनी योजना जमीनी स्तर पर बनाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर। और नतीजा ये हुआ कि कम आमदनी के बावजूद केरल ने पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य के मामलों में कमाल की तरक्की की। ये इस बात का सबूत था कि विकास का मतलब सिर्फ कारखाने बनाना नहीं होता। और ये हमें उस एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या असली विकास बड़ी बड़ी सरकारी योजनाओं और ब्लूप्रिंट से आता है, या फिर वो ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को समझकर धीरे धीरे उभरता है? ये बहस भारत ने दशकों पहले शुरू की थी, और आज भी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या पर्यावरण का, यही सवाल हमारे सामने खड़ा है। तरक्की का सही रास्ता क्या है? इसका जवाब शायद आज भी उतना ही मुश्किल है जितना था।